अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सनी माधवानी और आज मैं ब्रोंकियल अस्थमा का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो ब्रोंकियल अस्थमा के जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था, ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसकी जो पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि इमीडिएट रिस्पॉन्स और लेट रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सीवियर एक्यूट अस्थमा के बारे में कि सीवियर एक्यूट अस्थमा क्या है। अब जब इमीडिएट और लेट रिस्पॉन्स जब यूँ समझें प्रोलॉन्ग हो जाएं या कंबाइन हो जाएं तो एक लाइफ थ्रेटनिंग अटैक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट अस्थमा। क्या कहते हैं? सीवियर एक्यूट अस्थमा। अब सीवियर एक्यूट अस्थमा को दूसरा नाम भी यहाँ पर देते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस। अस्थमेटिकस, ठीक है। ये प्रोलॉन्ग जो है इफ़ेक्ट है, मतलब जब ज़्यादा एक अस्थमा का पेशेंट है, उसको काफ़ी अरसे से जब अस्थमा का सिस्टम चल रहा है, उसकी बीमारी चल रही है, तो वो आगे चल के जो है सीवियर एक्यूट अस्थमा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी जो उसको सीवियर एक्यूट अस्थमा का भी दौरा पड़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये लाइफ थ्रेटिंग है, लाइफ थ्रेटिंग। अब ये है, हमें कैसे पता चले कि ये सीवियर एक्यूट अस्थमा है या और कोई अस्थमा है। अब सीवियर एक्यूट अस्थमा को जानने के लिए उसके हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए। इसमें दो किस्म के सिम्टम्स होते हैं, एक जनरल सिम्टम्स होते हैं और एक होते हैं रिस्पायरेटरी सिम्टम। अब जनरल सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर कफ होती है। कफ कौन सी होती है? अनप्रोडक्टिव कफ होती है। कौन सी? अनप्रोडक्टिव कफ, जिसमें स्प्यूटम वगैरह ना हो। उसके अलावा वीजिंग साउंड भी इसके अंदर होता है। उसके अलावा चेस्ट टाइटनिंग भी होती है। उसके अलावा डिस्पीनिया भी होता है। अब डिस्पीनिया क्या है? डिस्पीनिया का मतलब है ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस में दुश्वारी। ठीक है, ये हैं इसके जनरल सिम्टम्स। अगर हम रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की बात करें, अब रिस्पायरेटरी सिम्टम्स जो हैं इसके अटैक के ऊपर डिपेंड करता है कि माइल्ड अटैक है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। मान लो अगर माइल्ड अटैक आया है, ठीक है, तो माइल्ड अटैक के अंदर क्या क्या होगा? उस पेशेंट को टेकिकार्डिया होगी, टेकीपीनिया होगी, मतलब पल्स रेट हाई हो जाना या रिस्पायरेटरी रेट जो है वो हाई हो जाना। अगर मॉडरेट अटैक है तो मॉडरेट में क्या होगा? उसके मतलब अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो पेशेंट क्या करेगा? उठ के बैठ जाएगा बेड के ऊपर और क्या करेगा? अपनी आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके बेड से टेक लगा के बैठ जाएगा। तो वो क्यों बैठेगा? क्योंकि वो अपने एक्सेसरी जो मसल्स हैं, ठीक है, एक्सेसरी जो मसल्स हैं उनको यूज़ करेगा ताकि वो फुली जो है इंस्पायर और एक्सपायर कर सके एयर को। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो ब्रीथ साउंड है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो जाता है और उसके अलावा इसमें जो वीजिंग साउंड है, वीजिंग साउंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें एक और मेन चीज़ होती है, इसमें जो है जो हमारे जो चेस्ट है वो चेस्ट जो है हाइपर रेजोनेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइपर रेजोनेंट। हाइपर रेजोनेंट का मतलब है अगर आप चेस्ट पे जब हाथ रखेंगे तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप लोगों को एक वॉइस या एक साउंड सुनाई देगा, जिसको हम परकशन नोट्स भी कहते हैं या उसको रेजोनेंट भी साउंड कहा जाता है। ठीक है, तो चेस्ट जो है वो हाइपर रेजोनेंट हमें सुनाई देंगे। उसके अलावा अगर सीवियर अटैक है तो सीवियर अटैक में जो ब्रेथ साउंड है वो बहुत ही मतलब यूँ समझें ख़त्म हो जाएगा। विजिंग साउंड वगैरह, रोंकाई वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे चेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? मतलब यूँ समझें कि साइलेंट चेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट जो है वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब साइलेंट चेस्ट हुआ, उसके साथ साथ इसके अंदर साइनोसिस भी होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। अब साइनोसिस के अंदर कौन सी होती है? सेंट्रल साइनोसिस होती है मोस्टली। ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस इसके अंदर होती है और उसके अलावा इसके अंदर मोस्टली जो है स्वेटिंग भी होती है। तो ये हैं इसके माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स हैं। जनरल और रिस्पायरेटरी सिम्टम दोनों जो है सीवियर एक्यूट अस्थमा के। अब हमें अगर इन्वेस्टिगेट करना है अस्थमा को, क्या करना है? हमें इन्वेस्टिगेट करना है
तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो यहाँ पर आता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आता है। अब चेस्ट एक्सरे मोस्टली तो अस्थमा के पेशेंट के अंदर नहीं करवाया जाता, क्योंकि इसमें हमें अस्थमा के बारे में वैसे तो नहीं पता चलता, लेकिन इसमें एक चीज़ देखी जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। मतलब जो हमारे लंग्स हैं वो हाइपर जो है इन्फ्लेट हो जाते हैं, वो देखने के लिए हमें एक्सरे करवाना पड़ता है। उसके अलावा दूसरी जो उसमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ कराई जाती है वो है PEFR, मतलब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। अब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हम क्यों करवाते हैं वो हमें क्या बताती है? सीवियरिटी ऑफ एयर फ्लो लिमिटेशन, सीवियरिटी ऑफ एयर फ्लो लिमिटेशन। तो हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर जो एयर फ्लो हो रही है वो उसकी मतलब सीवियरिटी क्या है, सही है या एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, क्या है, वो देखने के लिए हमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट देखना पड़ता है। ठीक है। अब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है मेन के अंदर जो है नॉर्मल अलग होता है, वुमेन के अंदर अलग होता है। अगर रिस्पायरेटरी डिसफंक्शन हो जाए तो तब वो फ्लो रेट क्या होगा? मैन के अंदर जो नॉर्मल होता है वो तकरीबन होता है 450 टू 650 जो है लीटर पर मिनट, और वुमेन के अंदर जो होता है वो तकरीबन 350 से 500 लीटर पर मिनट होता है। अगर रिस्पायरेटरी डिसफंक्शन हो जाए तो क्या होगा? ये जो PEFR जो रेट है वो तकरीबन 100 टू 200 लीटर पर मिनट से भी कम हो जाता है। अगर ये हमें वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? रिस्पायरेटरी डिसफंक्शन है। ठीक है। अब PEFR के बाद जो आती है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो आती है ABG, मतलब आर्टीरियल ब्लड गैसेज आती हैं। ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैसेस के अंदर जो हमें देखना पड़ता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है हमारे ब्लड के अंदर, वो हमें देखनी पड़ती है कि हमारे लंग्स सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये है कि ABG हम मोस्टली जो करते हैं वो जो है सीवियर एक्यूट अस्थमा को जो है देखने के लिए करते हैं। ठीक है। अब सीवियर एक्यूट अस्थमा के अंदर जो है, सीवियर एक्यूट अस्थमा के अंदर जब ये माइल्ड हो तो ABG जो है वो नॉर्मल होती है। अगर ये मॉडरेट हो या फिर बहुत ही सीवियर हो तो उसके अंदर जो है ABG ये होती है कि हमें जो इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, हाइपोक्सेमिया हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी पहले तो कम हो जाती है, लेकिन जब बाद में मतलब ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो तब क्या होती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो या तो नॉर्मल हो जाती है या तो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल या इंक्रीज़ होने लगे तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिस्पायरेटरी फेल्यूर के चांसेस हैं, या फिर जो तकरीबन रिस्पायरेटरी फेल्यूर हो चुका है और वहाँ पर हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और तकरीबन देखा जाए अगर पार्शियल प्रेशर को अगर हम देखें तो हाइपोक्सेमिया या ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना मतलब कम हो जाता है, 60 जो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी से भी कम हो जाता है। ठीक है, सीवियर अटैक के अंदर। तो ये है इसकी इन्वेस्टिगेशन। अब हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट को, कि ट्रीटमेंट कैसे की जाए अस्थमा की। तो ट्रीटमेंट इसमें सीवियर एक्यूट अस्थमा की जो है अलग होती है, और जो वैसे जनरल जो अस्थमा है उसकी अलग होती है। तो वैसे तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसको बहुत ही जो उसको अस्थमा का इमीडिएट अगर उसको रिस्पॉन्स हुआ है, जो जैसे कि दो टाइप हैं, एक तो इमीडिएट है और एक लेट रिस्पॉन्स। अगर इमीडिएट हुआ है उसको तो इमीडिएट के लिए हमें अलग ट्रीट करना पड़ता है और लेट के लिए अलग ट्रीट करना पड़ता है। अब इमीडिएट के लिए हमें लाजमी इमीडिएट ड्रग्स ही यूज़ करनी पड़ती हैं जो शॉर्ट एक्टिंग हो, जल्दी से काम करें। ठीक है। तो मोस्टली हम यहाँ पर जो ड्रग्स, यहाँ पर पहले तो मैं आपको ड्रग्स यहाँ पर बता दूँ। एक तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट। ठीक है, बीटा-2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं
कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर हम जो है थियोफाइलिन वगैरह यूज़ करते हैं, थियोफाइलिन वगैरह भी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम जो है और कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम क्रोमोलिन सोडियम वगैरह भी यूज़ करते हैं, क्रोमोलिन सोडियम वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेडोक्रोमिल सोडियम भी है। उसके अलावा यहाँ पर ल्यूकोट्राइन जो है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो ये मोस्टली जो तकरीबन ये जो ड्रग्स हैं बीटा 2 या कॉर्टिकोस्टेरॉइड या थियोफाइलिन या क्रोमोलिन सोडियम, ये हमें तकरीबन जो है किस में देना पड़ता है, ये हमें जब लॉन्ग टर्म के लिए हमें वो मतलब लेट रिस्पॉन्स हो तो उसके अंदर हम ये देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें देनी हो तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी तकरीबन यही है, ठीक है। बीटा 2 है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, लेकिन उनको देने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बीटा 2 एगोनिस्ट हमने यूज़ किया है लॉन्ग टर्म वाला, इनहेल्ड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ओरल है, इनहेल्ड है, ठीक है। ये थियोफाइलिन वगैरह ओरल है, लेकिन ये लेट रिस्पॉन्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें अर्ली रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी से रिस्पॉन्स चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो यही सेम टू सेम यहाँ पर हम जो है अर्ली के लिए भी यूज़ करेंगे, लेकिन उनकी जो यूज़ का तरीका अलग है। मतलब ये है कि हम अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हम देंगे सिस्टमिकली देंगे, ठीक है, आईवी वगैरह के थ्रू। और बीटा 2 एगोनिस्ट है वो भी हम जो इनहेलेशन के थ्रू देंगे, ठीक है। और ये मतलब उनके देने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर ये ड्रग्स देते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि स्टेप वाइज मैनेजमेंट, आपके पास एक पेशेंट है अस्थमा का, उसको हम स्टेप वाइज मैनेज कैसे करें, तो स्टेप वाइज जो मैनेजमेंट है, स्टेप वाइज जो है मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। पहले तो आप उस पेशेंट को है क्या देंगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे। अब शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं वो जैसे कि कौन सी हैं, सालब्यूटामोल है, ठीक है, सालब्यूटामोल है, टरब्यूटालिन है, ये हैं शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट एक्टिंग के साथ साथ अगर उसमें अगर वो रिकवर हो जाता है तो सही है, अगर नहीं हो रहा तो इसके साथ हम सेकंड स्टेप में मतलब फर्स्ट के साथ हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हम लो डोज वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लो डोज वाली जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि बेक्लोमिथाजोन है, या उसके अलावा जो है बीटामिथाजोन है, ठीक है, जो है उसके अलावा जो है ब्यूडिसोनाइड है, तो ये सारे जो है इनहेल्ड की फॉर्म में भी आते हैं, ओरल की फॉर्म में भी काफ़ी तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो उसके अलावा अगर यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, यही जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेप को उठाएंगे, और प्लस में हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, या तो हमें यहाँ पर बीटा 2 एगोनिस्ट यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग उठाना पड़ेगा, ठीक है, बीटा 2, या तो हमें लॉन्ग एक्टिंग उठाना पड़ेगा, और प्लस में हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड वही जो है लो डोज वाला देना पड़ेगा, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमें लो डोज वाला देना पड़ेगा। अगर इसमें हो जाता है तो ठीक है, वरना इसी को ही हम चेंज कर लेते हैं। किस तरह से, या तो हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और बीटा 2 एगोनिस्ट वो शॉर्ट वाला दे देते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में ये होता है। तो इस पे ही हम मोस्टली पेशेंट को ना यहाँ पर ही जो है पेशेंट को कंटिन्यू करते हैं कि भाई आप जो है या तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो है लॉन्ग वाला लो, और प्लस में जो है आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है शॉर्ट या जो लो डोज वाला वो लो, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ स्टेप के अंदर ये होता है कि हमें वही अगर यहाँ पर कंट्रोल होता है तो ठीक है, वरना हम क्या करते हैं कि हमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, यहाँ पर तो हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, लेकिन फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, बीटा 2 शॉर्ट एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए प्लस में हम क्या देंगे, वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम क्या करेंगे, इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे इसमें जो है ओरल देंगे, ठीक है, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें देंगे, ठीक है। तो इस पे आगे हम जो है कंटिन्यू ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक जैसे कि प्रेडनिसोलोन है और भी बाकी सारे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप मैनेजमेंट है कि किस तरह से हम जो है अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करें। अगर आपके पास ये तो हो गए जनरल अस्थमा को कंट्रोल करने वाला,
ठीक है। अगर आपके पास एक एक्यूट सीवियर अस्थमा का पेशेंट आता है, मतलब स्टेटस अस्थमेटिकस का एक पेशेंट आता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है, स्टेटस अस्थमेटिकस, अस्थमेटिकस, अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो अलग होगी। अब आपके पास एक पेशेंट आया है स्टेटस अस्थमेटिकस वाला, उसमें आपने सिम्टम्स देखे, आपने डायग्नोस किया कि हाँ भाई इसको स्टेटस अस्थमेटिकस है, तो आप पहले क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन की थेरेपी देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी के बाद आप क्या करेंगे, उसको पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो नेबुलाइज है उसमें तकरीबन आप सालब्यूटामोल वगैरह ऐड करते हैं, नॉर्मल सेलाइन या ऑक्सीजन वगैरह मिक्स करके आप देते हैं। और उसके अलावा इसमें आप थर्ड चीज़ इसमें आप देंगे कॉर्टिको स्टीरॉइड, कॉर्टिको स्टीरॉइड आप देंगे। कॉर्टिको स्टीरॉइड जो है इसमें आप आईवी के थ्रू देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आईवी वाला 1-2 दिन देंगे, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यही जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसको आगे हम जो है ओरल में कन्वर्ट कर देंगे अगर वो पेशेंट सही हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी ट्रीटमेंट। अब ये है कि ट्रीटमेंट वैसे तो काफ़ी उसमें डेविडसन वगैरह या उसमें काफ़ी डीप में लिखी है काफ़ी जो है, लेकिन अगर आप सुपरफिशली आपको ये 2-4-5 जो इसकी ट्रीटमेंट्स वगैरह पता हो कि हाँ फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, फोर्थ में ये करेंगे, तो स्टेप वाइज मैनेजमेंट जो है आप लोग अगर समझ जाएं तो वो आप पेशेंट को इजीली जो है ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।